Mechanism of respiration. The mechanism of respiration is two types of pathway contained. Okay. Now mechanism of respiration. There are two types of pathway which respiration occurs. One is common pathway and other is Penrose pathway. Means respiration के होने के लिए for the occurrence of respiration there are two types of pathway. One is common pathway and other is Penrose pathway. Common pathway. The pathway is common to both aerobic and anaerobic respiration. जो common pathway है ये aerobic और anaerobic दोनों तरह के respiration के लिए समान होता है. It consists following steps. इसके अंदर जो step है basically 3 steps को include किया गया है. First glycolysis, second Krebs cycle of fermentation, third is terminal oxidation. ग्लाइकोलाइसिस है. ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी ग्लाइकोलाइसिस जो है एनएरोबिक कंडीशन में होने वाला प्रोसेस है. नाउ क्रेब्स साइकिल जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है. इसके क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होने के लिए ऑक्सीजन मस्ट है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. फर्मेंटेशन इज ऑल्सो अनदर एनएरोबिक प्रोसेस. जो फर्मेंटेशन है ये भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा तरीका है. नाउ टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑल्सो अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन है वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस. जैसा कि मैंने आपको कहा ग्लाइकोलाइसिस के होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती. ग्लाइकोलाइसिस एक एनारोबिक पाथ है, एक एनारोबिक स्टेप्स के थ्रू होता है. इसमें ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं. इज ऑल्सो कॉल्ड EMP पाथवे. जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है इसको डिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस. एम्बेडेन EMBADEN, मेयरहॉफ MEYERHOF एंड पार्नस PARNOS. इन्हीं के नाम के बिहार पर इसे EMP पाथवे कहा जाता है. These are 3 scientists. According to this, the pathway is called EMP pathway. Okay. Now, it is a normal often then as एम्बेडेन, मेयर और पार्नस और EMP पाथवे से कहते हैं नॉर्मली. ग्लाइकोलाइसिस और EMP पाथवे टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ये कहाँ कंप्लीट होता है? ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होता है. कंप्लीट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ही इसको कंप्लीट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. ये किसी माइटोकॉन्ड्रिया में या सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ना होके साइटोप्लाज्म के अंदर ये कंप्लीट होता है. नाउ ग्लाइकोलाइसिस और EMP पाथवे टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. हियर अ मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस शुगर. सबसे पहले इसमें हेक्सोस शुगर जिसे हम ग्लूकोज या सुक्रोज या फ्रक्टोज हम कह सकते हैं इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म 2 मॉलिकुलर ऑफ पायरुवेट. इस जो ग्लाइकोलाइसिस है इस पूरे प्रोसेस में जो हेक्सोस शुगर है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, इसका ऑक्सीडेशन होता है. इसके ऑक्सीडेशन से जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है. इसके 2 मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं इसके अंदर. एंड रिलीज ऑफ 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. और पूरे प्रोसेस में 4 हाइड्रोजन के एटम रिलीज होते हैं. तो इसे ग्लाइकोलाइसिस को हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं C6H12O6. C6H12O6 is a formula of glucose. Okay. इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ कोई इसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है. जिससे पायरुवेट C3H4O3 के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे. C3H4O3 के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और 4H+ इसमें रिलीज होंगे. ओके. 4H+ 4 हाइड्रोजन इसके अंदर रिलीज होती हैं. अब इस पूरे प्रोसेस को जो हमने एक सिंपल से इक्वेशन से यहाँ पे लिखा है
ये कई स्टेप्स में जाके कंप्लीट होता है। द अबव ब्रेक डाउन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप, और बहुत सारे स्टेप्स के अंदर यूज़ होती हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर, जो फर्स्ट स्टेप है फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर, शुगर का फॉस्फोराइलेशन होगा सबसे पहले इसके अंदर। एट फर्स्ट स्टार्च मॉलिक्यूल है या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है, और जब ये कंबाइन होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। स्टार्च इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन हो रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन रहा है। इसमें जो एंजाइम काम करता है उसे हम कहते हैं फॉस्फोराइलेज एंजाइम। फॉस्फोराइलेज एंजाइम ग्लाइकोलिसिस के अंदर यूज़ होने वाला सबसे पहला एंजाइम है। देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन इसमें होता है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है उस समय जो एंजाइम काम में आता है वह फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। नाउ स्टार्च प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, और यहाँ जो एंजाइम काम आएगा उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। फॉस्फोराइलेज एंजाइम इसमें यूज़ होगा। ओके, देन जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ जो एंजाइम काम आएगा वो है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम यहाँ काम आएगा। तो जो फर्स्ट हमारा स्टेप है फॉस्फोराइलेशन, उसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट होगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में बना। नाउ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इफ अवेलेबल इन फ्री फॉर्म, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज फ्री फॉर्म में है देन अंडरगो फॉस्फोराइलेशन दो द अगेन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हेक्सोकाइनेस, और पूरे इस प्रोसेस में एटीपी की एनर्जी चाहिए और डिफरेंट फॉस्फोकाइनेस एंजाइम को यूज़ करके ये जो प्रोसेस है फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर कंप्लीट होता है। नाउ वी राइट द समरी ऑफ द रिएक्शन बिफोर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच स्टेप। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज से स्टार्ट होके साइकिल लास्ट में ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। नाउ जो ग्लूकोज था इसके अंदर ग्लूकोज ने एटीपी से एनर्जी ली, एटीपी से एनर्जी लेने के बाद ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ जो एंजाइम ने अपना रोल प्ले किया वो एंजाइम है हेक्सोकाइनेस एंजाइम। तो हेक्सोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी से एनर्जी लेके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सोकाइनेज आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में यहाँ कन्वर्जन इसका हो रहा है। नाउ अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ भी इस स्टेप पे भी इसको एटीपी से एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन यहाँ भी इसने एटीपी से एनर्जी लिया और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन किया, और जिस एंजाइम ने यहाँ अपनी भूमिका निभाई, अपना रोल प्ले किया, वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और इसके लिए एल्डोलेज एंजाइम की इसको नीड होती है। एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होता है। नाउ जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये H3PO4 से
कंबाइंड होके इसकी प्रेजेंस में 2 मोल बनाता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के। ओके, क्या इसके 2 मोल बनाता है ये किसके? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 ये फॉर्म बनाता है, 2 मोल इसके बनाता है। देन इसके जो 2 मोल्स का फॉर्मेशन हुआ है वो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ इसे 2 NADPs का यूज़ किया और जो एंजाइम काम आया वो है डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेट, ALD ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में या 2 मोल्स में कन्वर्ट हो गया। नाउ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन होता है, इसका परिवर्तन होता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किस में कन्वर्जन होगा इसका? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के भी 2 मोल बनेंगे और यहाँ जो एंजाइम काम आ रहा है उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम। तो यहाँ कौन सा एंजाइम काम आ रहा है? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मोल बनाता है। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ ATP का रिक्वायरमेंट रहा, यहाँ ATP का रिक्वायरमेंट रहा, ठीक है। और ये आगे नेक्स्ट स्टेप में जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारा बना है ये हाइड्रोजन H2 का रिमूवल करेगा और एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम प्लस आयन की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कितने मोल का 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अब जो 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड हमारे बने हैं ये इसका लास्ट कन्वर्जन होगा जिसका कि हमें इंतज़ार था, वो है पायरुविक एसिड। तो लास्ट में ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, दिस पायरुविक एसिड। और यहाँ 2 मोल थे, 2 मोल का ये बने और यहाँ हमने 1 मोल का कन्वर्जन किया। यानी जब 1 मोल फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 ATP बन रहा है। और जब 2 मोल कन्वर्जन होंगे तो टोटल फॉर्मेशन ATP की कितनी होगी? 4 मोल ATP के, इसके 4 ATP इसके अंदर फॉर्मेशन बनेंगे या 4 ATP का इसमें फॉर्मेशन होगा। और यहाँ जो एंजाइम काम आता है उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोपाइरुवेट ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम, फॉस्फोपाइरुवेट ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम। और यहाँ भी मैग्नीशियम प्लस आयन की या मैग्नीशियम 2+ आयन का रिक्वायरमेंट रहता है। अगर ये नहीं होंगे तो स्टेप आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। इस एंजाइम का सेकंड ऑप्शन जो है वो है पायरुविक काइनेज, या पायरुविक काइनेज हो या ये हो, दोनों की प्रेजेंस में जो 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है फाइनली अपने लास्ट प्रोडक्ट या पायरुविक एसिड में पहुंच जाता है। तो अब जो हमारा पायरुविक एसिड बना है, जैसा कि मैंने कहा आपको कि जो ग्लाइकोलाइसिस के होने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, बट पायरुविक एसिड का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन के होने और ना होने पर। इन ग्लाइकोलाइसिस 2 molecule of ATP are used during double phosphorylation of glucose. In return 4 ATP molecules are evolved so that there is net gain of 2 ATP molecule beside 2 molecules of NADPH2 are formed। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि 2 ATP के मॉलिक्यूल इसमें यूज़ हो रहे हैं और 4 ATP के मॉलिक्यूल इसमें बन रहे हैं। तो नेट जो ATP का प्रोडक्शन हुआ कितना? 2 ATP का प्रोडक्शन हुआ है। इसके अलावा इसमें 2 मोल किसके? NADPH2 के भी फॉर्म होते हैं। NADPH2 के मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं। दैन NADPH2 जो है अ मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 कैरीज अबाउट 52 किलो कैलोरी एनर्जी। एक NADPH2 के अंदर लगभग 52 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। इट्स मीन जो 2 NADPH2 हैं इससे लगभग 3 से 4 ATP का फॉर्मेशन हो सकता है। ड्यूरिंग इट ऑक्सीडेशन द नेट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, अगर हम पूरे ग्लाइकोलाइसिस की नेट रिएक्शन को हम देखें तो 2 ATP तो नेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके अलावा 2 इसमें NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। उस NADPH2 2 NADPH2
ओके, ये NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ है और एक NADPH2 से जो एनर्जी निकलती है वो 52 किलो कैलोरी। आई राइट इट अगेन, 2 NADPH2 और एक NADPH2 से जो एनर्जी निकलती है वो कितनी होती है? 52 किलो कैलोरी। डेट्स वाई यहाँ इस इतनी एनर्जी से लगभग 3 से 4 मॉलिक्यूल बन सकते हैं ATP के। नाउ अगर हम एक समरी की बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस की समरी क्या होगी, तो ग्लाइकोलाइसिस की समरी होगी वो है ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस, ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको इन शॉर्ट में। ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस, okay, now 2 ADP plus 2 inorganic phosphate, PI inorganic phosphate, 2 pyruvic एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे इसमें जैसा कि लास्ट में बने हैं, और इसके साथ में 2 ATP प्लस 2 NADPH2 इज़ अ समरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की समरी है, यानी ग्लूकोज है 2 NAD प्लस में यूज़ हुआ, 2 ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज़ हुआ, और फाइनली प्रोडक्ट इसमें 2 पायरुविक एसिड, 2 ATP और 2 NADPH2 इससे बने। अब पायरुविक एसिड का फ्यूचर या फेट डिपेंड करता है ऑक्सीजन है या नहीं। फैट ऑफ पायरुविक अंडर एरोबिक कंडीशन, अगर पायरुविक एसिड को एरोबिक कंडीशन मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर करता है, जिसका डिस्कशन या जिसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।